हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पहले लेक्चर में अभी प्योर रोलिंग रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के कुछ केसेस, प्योर रोलिंग ऑन स्टेशनरी सरफेस वो डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने मूविंग सरफेसेस की भी कंडीशन पढ़ी थी। स्टेशनरी सरफेसेस के लिए B इक्वल टू आर ओमेगा, और अगर एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग है तो B इक्वल टू साथ में आपका B इक्वल टू साथ में आपका आर ओमेगा के साथ A इक्वल टू आर अल्फा भी होगा। और एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन यही है कि एक्सटर्नल फोर्स कुछ काम करना चाहिए। ठीक, चलिए, तो अभी जो हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे थे तो उसी प्योर रोलिंग पे आगे की ओर और बढ़ते हैं और प्योर रोलिंग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्योर रोलिंग के लिए, और उसके बाद इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्योर रोलिंग की बात करेंगे। चलिए, प्योर रोलिंग नो स्लिपिंग, ये लेक्चर नंबर हमारा 5 रहेगा। लेक्चर नंबर 5, नो स्लिपिंग। प्योर रोलिंग चलिए, अब इसमें हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे भी प्योर रोलिंग समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, एक ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है जो डिस्क, सिलेंडर या स्फीयर में से कुछ भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है। मास m है, रेडियस r है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है। हम इसमें कंपोनेंट्स करते हैं एम जी साइन थीटा। नीचे आते हुए हम प्योर रोलिंग इंक्लाइन प्लेन पे देखते हैं, ऊपर जाते हुए भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, वो ऊपर की ओर होगा, एम जी कॉस थीटा, और ये नॉर्मल रिएक्शन। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, कई लोग कंफ्यूज इसमें ये रहते हैं कि फ्रिक्शन आपका ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो ये चीज़ भी यहीं पे अपने क्लियर कर लेते हैं अच्छे से। देखो, ये आपका रोल करता हुआ ऑब्जेक्ट आ रहा है, गारंटी के साथ इसमें ये तो इधर ही होगा क्योंकि नीचे आ रहा है विद द इन्फ्लुएंस ऑफ एम जी साइन थीटा। और ये स्टेशनरी सरफेस है इंक्लाइन प्लेन, तो स्टेशनरी सरफेस है, इसका मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट है हम स्फीयर का इसके साथ बी मानते हैं, कांटेक्ट पॉइंट है ए, और इसमें बैक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसा होना चाहिए कि इसमें आर अल्फा रोटेशन वाला जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो बैक डायरेक्शन में रहे। क्यों? जिससे ए और बी का एक्सेलरेशन बराबर हो जाए, मतलब ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि ये तो 0 है। तो 0 तभी हो सकता है जब ए और आर अल्फा दोनों अपोजिट हों। आर अल्फा देने के लिए फ्रिक्शन के अलावा कोई फोर्स अवेलेबल यहाँ पर नहीं है। जब फ्रिक्शन के अलावा कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें फ्रिक्शन को ही टॉर्क प्रोवाइडिंग फोर्स लेके चलेंगे। अब देखिए, फ्रिक्शन अगर आपका नीचे की तरफ होता, फ्रिक्शन नीचे की तरफ होता तो ऐसे क्लॉकवाइज टॉर्क देता,
क्लॉकवाइज टॉर्क देखा तो आर अल्फा नीचे आ जाता, तो ए और आर अल्फा एक ही तरफ हो गए तो कभी भी नो स्लिपिंग नहीं हो सकता था। तो स्लिपिंग ना हो इसके लिए आर अल्फा ऊपर होगा, आर अल्फा ऊपर होगा इसके लिए अल्फा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो अल्फा एंटी क्लॉकवाइज देने के लिए एक्सेलरेशन आपका ऊपर ही होगा। इसमें ए माइनस आर अल्फा यानी ए इक्वल टू आर अल्फा। तो हम इस तरीके से एडजस्ट करके देख लेंगे कि प्योर रोलिंग की कंडीशन जो है वो किस डायरेक्शन से जस्टिफाई होगी। कई बार ऐसा भी होगा अपने को नहीं समझ में आएगा कि किधर होना चाहिए फ्रिक्शन, किधर नहीं होना चाहिए, तो किधर भी मान के अपनी कैलकुलेशन प्योर रोलिंग की कंडीशन लगा के करेंगे तो भी आंसर्स आएंगे। बट इसमें साफ दिख रहा है कि अल्फा कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अल्फा कैसा होना चाहिए इसमें, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा तभी आर अल्फा इसमें ऊपर जाएगा। चलिए, अब रोटेशन भी है इसमें, ट्रांसलेशन भी है और नो स्लिपिंग भी है, तो इसका मतलब ये रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का परफेक्ट केस प्योर रोलिंग वाला हुआ। बट एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं तो ये एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग का केस बोला जाएगा। तो इसमें एक बार अपने ट्रांसलेशन की बात करें तो क्या होगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, पहली इक्वेशन। दूसरा रोटेशन के लिए एफ एस इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी एम मतलब आई अल्फा। तो एफ एस इक्वल टू हो जाएगा और ए इक्वल टू क्या होगा, आर अल्फा। हम थर्ड से अल्फा की वैल्यू रखते हैं 2 में और फिर फर्स्ट क्या सॉल्व करते हैं, तब क्या हो जाएगा, एफ एस इक्वल टू आई ए अपान आर स्क्वायर। अल्फा इक्वल टू ए बाई आर आएगा और फर्स्ट में पुट करते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस आई अपान आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए, यानी कि एम जी साइन थीटा इक्वल टू ए एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर। और ए इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस या एम से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन। अब इसमें ये रिजल्ट आपको याद ही कर लेना है, बहुत जगह काम आएगा, एसएचएम में भी काम आएगा। अब अच्छे से बात को समझो तो इसमें फिर क्या होगा, अगर हम आई को इंक्रीज करते हैं तो आई अपान एम आर स्क्वायर पूरा टर्म इंक्रीज होगा, ये पूरा टर्म इंक्रीज होगा मतलब डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, मतलब ए की वैल्यू डिक्रीज होगी। अब ये इसलिए समझना जरूरी है कि ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे एडवांस में भी आए हैं, जेई में भी आए हुए हैं इंक्लाइंड प्लेन पे रोलिंग को लेके, कि हम लोग 2-3 ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे आने में स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, टाइम किसको कम लगेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, ए कम कंपेयर करते हैं, जैसे हम रिंग लेते हैं, डिस्क लेते हैं और स्फीयर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इनमें देखो, इसमें अगर मास सेम है, रेडियस सेम है, कंपेयर करो, ये एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर बाई 2, ये क्या होता है 2/3, यानी कि 2/3 या 2/5 हॉलो या सॉलिड के हिसाब से। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इसका, इसके बाद इसका, इसके बाद इसका, सबसे कम इसका। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क से बड़ा है, डिस्क से इससे बड़ा है। ठीक है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो रिलेशन पता ही होगा, मैंने क्या बोला, ये एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है,
और ये हम लेते हैं 2/5 mr²। हमने क्या कर लिया, 2/5 mr², सॉलिड ले लिया। ठीक है, स्क्वायर मतलब सॉलिड स्क्वायर, लिख भी देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन सबसे कम होगा। इसका मतलब ये है AR लेस देन AD लेस देन AS। तो इस सबसे ज़्यादा जो एक्सेलरेशन होगा वो किसका होगा, सॉलिड स्फीयर का होगा। और इस फार्मूले को बिल्कुल रट मारना है क्योंकि ये काफ़ी जगह काम आने वाला है आगे। चलिए अब इसी का यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें देख। चलिए हम लोग अब इसमें ये डायग्राम बना रहने देते हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें समझनी है पहले समझ लेते हैं। अब देखिए हमने ए निकाल लिया यहाँ पर और फ्रिक्शन निकालते हैं। तो अभी क्या पढ़ा था, mg sin थीटा माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए। तो mg sin थीटा माइनस एम, और ए की जगह पे हम ये रखते हैं mg sin थीटा अपान m प्लस आई अपान आर स्क्वायर इक्वल टू एफ एस। एम जी साइन थीटा बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा अपान ये एम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एम बचेगा अपान एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर। तो एम से एम चला गया, तो एफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई बाई आर स्क्वायर एम जी साइन थीटा, या डायरेक्ट फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला था उसमें रख सकते थे, आई अपान आर स्क्वायर इंटू ए। अपॉन में क्या आएगा, एम प्लस आई अपान आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं इसमें, आई एम जी साइन थीटा अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई। अब क्या करते हैं, हम आई से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपॉन आई। अब एक चीज़ और देखिएगा, इसमें अगर आई कम है तो प्योर रोलिंग के लिए आई कम है तो ये वाला टर्म ज़्यादा होगा, यानी एम आर स्क्वायर बाई आई, ये वाला टर्म बढ़ेगा, ये वाला टर्म बढ़ेगा। इसका मतलब पूरा का पूरा डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है, आई की वैल्यू हमने घटाई तो एम आर स्क्वायर बाई आई बढ़ा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा डिनोमिनेटर बढ़ा। इसका मतलब ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इसमें घटेगा। तो जिसके लिए आई कम होगा, जिसके लिए आई कम होगा उसके लिए
जिसके लिए आई कम होगा उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन कम होगा। जैसे हमने रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर, एसएस लिख देता हूँ, सॉलिड स्फीयर, इसमें हमने देखा था रिंग का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद डिस्क का है, उसके बाद सॉलिड स्फीयर का है। तो जिसका सबसे कम है उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट भी सबसे कम होगी। दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर सॉलिड स्फीयर लेस देन। तो ये सब कंडीशंस जो हैं हम जज कर सकते हैं। फिर से एक बार समझ लो, ये बात रट लेनी है तुम्हें, आई स्टैटिक फ्रिक्शन की इतनी रिक्वायरमेंट है। तो अगर आई कम होगा तो इसका मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कम होगा। तो जिसके लिए आई की वैल्यू कम उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम होगा। ये रट लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे आते हैं। चलिए इसमें और आगे कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा वो भी बात करते हैं। फॉर प्योर रोलिंग ये क्या है, mg sin थीटा लेस देन आर इक्वल टू, ये क्या होगा, म्यू एन, एन की वैल्यू यहाँ पे आएगी mg cos थीटा। देखो नॉर्मल रिएक्शन, तो mg से mg चला गया, यानी कि tan थीटा लेस देन आर इक्वल टू म्यू 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। ठीक है, जैसे फॉर रिंग tan थीटा लेस देन आर इक्वल टू म्यू, और ये 2 हो जाएगा। फॉर डिस्क, डिस्क के लिए आई की वैल्यू क्या होगी, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर तो यहाँ पे रख के देखो, तो tan थीटा लेस देन आर इक्वल टू म्यू 1 प्लस बाई 2, यानी ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं अपने जो भी हमें रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट है उसके लिए। तो ये प्योर रोलिंग आपकी इंक्लाइन प्लेन पे, जिसमें हमने अभी किसकी बात की, एक तो इसके एक्सेलरेशन की बात की, दूसरी हमने इसके स्टैटिक फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड है उसकी बात की। एक्सेलरेशन क्या आया था, जी साइन थीटा अपान ए प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। जिसका एम आई कम होगा उसके लिए एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आया वो सामने लिखा है, जिसका एम आई कम उसके लिए स्टैटिक फ्रिक्शन भी कम होगा। ये डायरेक्ट रट लेने रिजल्ट्स काफ़ी काम आने वाले हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, जब बॉटम पे आएगा ये ऑब्जेक्ट, जब बॉटम पे आएगा तो इसमें स्पीड कितनी होगी और किसकी ज़्यादा होगी, टाइम कितना लगेगा, ये सब बातें अभी हम देखते हैं। मान लेते हैं, देखो बॉटम पे आया, स्पीड इसकी हो गई b, और एंगुलर स्पीड की ज़रूरत पड़ेगी तो ओमेगा, और एल लेंथ कवर करने के बाद आया। देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, ए कॉन्स्टेंट ही है, यू 0 है, 2a लेंथ मान लेते हैं l है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2al,
और ये क्या है, जी साइन थीटा 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। इसमें हमने क्या पढ़ा था, आई अगर कम होगा तो डिनोमिनेटर भी कम होगा और ए की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर अपने कंपेयर करें रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर, चलो ऐसे ही डिनोट करता हूँ मैं, सॉलिड स्फीयर, तो इस केस में हमने क्या पढ़ा था कि सबसे कम, सबसे ग्रेटर आई किसके लिए, रिंग के लिए, इसके बाद डिस्क, इसके बाद सॉलिड स्फीयर। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो एक्सेलरेशन होगा वो सॉलिड स्फीयर, इसके बाद डिस्क, इसके बाद किसका होगा, रिंग का। तो जिसका सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा, एल तो सबके लिए सेम, स्पीड भी उसकी सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब ये है, सॉरी सॉलिड स्फीयर, मैंने इसको एस से डिनोट किया, अरे आर कहाँ से लिख दिया, ये सॉलिड स्फीयर ग्रेटर देन डिस्क ग्रेटर देन रिंग, ये आ जाएगा। तो अगर हमसे ये पूछे कि कौन जो है हाई स्पीड से पहुंचेगा, तो अपने यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि टाइम किसका कम होगा किसका ज़्यादा होगा, तो फिर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डेल्टा एक्स ये एल है, यू ज़ीरो है, 1/2 ए, टी की जगह क्या हो जाएगा, √2l/a। अब यहाँ पे देखो, जिसका ए ज़्यादा होगा उसका टी कम होगा, और ए ग्रेटर किसका है, दिख रहा है हमें सॉलिड स्फीयर का, तो इसका मतलब सबसे कम टाइम किसका होगा, सॉलिड स्फीयर, इसके बाद किसका होगा, डिस्क, इसके बाद रिंग का। कम, सॉरी, ओहो, ऐसे लिखते हैं, देखो जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसका टाइम कम होगा, मतलब टी एस लेस देन टी डी लेस देन रिंग, ऐसे लिखने में मिस्टेक हो रही थी। तो ये आपका जो है सबसे ज़्यादा टाइम रिंग को लगेगा, फिर डिस्क, फिर सॉलिड स्फीयर। ये सब क्वेश्चंस जो हैं आपके आसानी से इसमें सॉल्व किए जा सकते हैं, बहुत अच्छे से इसमें हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ये सब। ठीक है, चलिए अब इसी में हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी करें तो भी आ जाएगा। वो क्या है, मान लेते हैं जिस हाइट से ये नीचे आ रहा है वो हाइट है h, इसमें स्लिप कर नहीं रहा कांटेक्ट पॉइंट पे, जब स्लिप नहीं कर रहा है इट मीन्स, जब ये स्लिप नहीं कर रहा है इट मीन्स ये जो है कांटेक्ट पॉइंट पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, डिक्रीज इन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, इंक्रीज इन काइनेटिक, तो ये mgh हो गया, और ये 1/2 mv² प्लस 1/2 i ओमेगा स्क्वायर। b का मतलब BCM, i का मतलब ICM विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, इससे भी थोड़ा आसान हो जाता है, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जो है फार्मूला एटलीस्ट फ्रिक्शन वाला, फ्रिक्शन वाला और एक्सेलरेशन वाला याद कर लें, तो उसके बिहाफ पे क्या है ना, आपका टाइम का रिलेशन कैसा होगा, स्पीड का रिलेशन, वो सब बताया जा सकता है, और स्पीड डायरेक्टली हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये हमने डाउन द इंक्लाइन आते हुए सब चीज़ें देखी थी, अप द इंक्लाइन जाते हुए भी देखी जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब इसमें जो है
मैं एक प्योर रोलिंग के रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहले हम इंक्लाइन प्लेन से ही शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे अर्थ सरफेस और वो सब कवर करते हैं। देखो ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, मान लेते हैं एल लेंथ कवर करते हुए आ रहा है। हमको बॉटम पे स्पीड निकालनी है इसकी। इफ म्यू इक्वल्स टू म्यू मिनिमम प्योर रोलिंग के लिए, म्यू इक्वल टू 0 इफ म्यू इज लेस देन म्यू मिनिमम फॉर प्योर रोलिंग। म्यू मिनिमम मतलब फॉर प्योर रोलिंग, जितना चाहिए हमें। अब देखिए, अगर जस्ट उसके बराबर है या उससे ग्रेटर है, दोनों में केस कर देता हूं, तो प्योर रोलिंग होगी। प्योर रोलिंग होगी, देखिए b इक्वल टू √2al ही होना है। अभी हमने पढ़ा है b स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा एक्स की जगह l रख देंगे। बट यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, g साइन थीटा 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर, ये प्योर रोलिंग में होगी। अब दूसरा, म्यू 0 है, इसका मतलब स्मूथ है, तो इसमें तो सीधे सीधे इसमें कब रोटेशन और ट्रांसलेशन होगा ही नहीं, सीधे सीधे स्लाइड करते हुए आएगा, एक ही जगह आ जाएगा जी साइन थीटा। अब अगर ये स्लाइड करते हुए आएगा, बट इसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होंगे। देखो मैं केस इसका भी बना देता हूँ, ये वाला। जब ये ऐसा है, म्यू 0 है, तो सेंट्रा मास पे एम जी साइन थीटा नीचे, नॉर्मल एक्शन ऊपर, एम जी कॉस थीटा ये, और सेंट्रा मास के अबाउट टॉर्क देने के लिए कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ओनली ट्रांसलेशन। अब जब आया ये थर्ड वाला केस, तो इसमें एक ही वैल्यू आएगी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड करते हुए आएगा, स्लिप करते हुए आएगा। देखो ये थीटा हमने लिया, और ये इधर एम जी साइन थीटा, नीचे फ्रिक्शन, वो भी काइनेटिक होगा, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारे लिए, और ये इधर एम जी कॉस थीटा, इधर ये नॉर्मल एक्शन, ये एम जी कॉस थीटा, ये सेंटर ऑफ मास, इसमें होगा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखिए ये फ्रिक्शन टॉर्क देगा, बट ये स्लिप करके आएगा, तो अपने को एक्सेलरेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। ये कहाँ से आया है, एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो इस तरीके से कंडीशन इसमें रहेगी। प्योर रोलिंग में एक ही वैल्यू ये, जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो ये, जब फ्रिक्शन है बट स्लिप करता हुआ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये रहेगा। चलिए अब इसको आगे और समझते हैं चीज़ें। ये सरफेस सफिशिएंट रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है,
और इनिशियल इस वेलोसिटी बी नॉट दी है, और ये हमें सॉलिड स्फीयर, मैं इधर लिख देता हूँ, ये सॉलिड स्फीयर की बात की गई है, मास m रेडियस r है। ठीक है, अब अपने को टाइम, कॉमा वेलोसिटी v और ओमेगा ये सब निकालने हैं जस्ट आफ्टर प्योर रोलिंग, जस्ट आफ्टर प्योर रोलिंग। अब इसमें ये देखना है कि पहले तो मोशन देखो कि केवल ट्रांसलेशन होगा, कि केवल रोटेशन होगा, कि दोनों होगा, ये चेक करना पड़ेगा। देखिए भाई, इसमें ये तो क्लियर है, ये स्लिप करेगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन इसमें लग रहा होगा, और बैक डाउनवर्ड mg लगेगा। ठीक है, और आगे की ओर तो जा ही रहा होगा इस तरीके से। तो जो ये फ्रिक्शन है वेलोसिटी के अपोजिट है, मान लेते हैं यहाँ बीच में कहीं वेलोसिटी b डैश हो गई, वेलोसिटी को घटाएगा, और ये फ्रिक्शन आप ध्यान से देखिए ऐसे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, सॉरी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, तो ऐसे एंगुलर वेलोसिटी भी आना शुरू होगी इसके अंदर। तो आगे चल के हम लोग टाइम t पे कभी न कभी ऐसी सिचुएशन आएगी जब ये प्योर रोलिंग करेगा, प्योर रोलिंग करेगा ग्राउंड के ऊपर, तो हो जाएगा b इक्वल टू r ओमेगा, और ये स्लिप करना बंद कर देगा। जब स्लिप बंद करना बंद कर देगा, बाहर से कोई फोर्स इसमें लगाया नहीं गया है, तो इट मीन्स ये है कि ये फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो कर देगा, फिर फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट तभी तक है जब तक ये स्लिप कर रहा है। तो अब हम जो है t इक्वल टू जीरो वाला केस और t इक्वल टू टी टाइम वाला केस यहाँ तक बात करते हैं। तो जो फ्रिक्शन है वो हमारा क्या होगा, म्यू इंटू एन, यानी कि म्यू एम जी और इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा म्यू जी। ये हमने ट्रांसलेशनल मोशन देखा है, और ये कांस्टेंट भी है, कोई इसमें वेरिएबल वाला टर्म नहीं है। तो टाइम t पे, और ये एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट ही होगा। पॉजिटिव एक्स में स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन किधर होगा, नेगेटिव एक्स में होगा, ऐसे। तो हम लोग b इक्वल टू क्या लिखेंगे, b नॉट माइनस म्यू जी इंटू टी, ये इक्वेशन बन हो गई ट्रांसलेशन मोशन। अब रोटेशन देखते हैं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क देखना है, क्योंकि ये जो है रोटेशन और ट्रांसलेशन का केस है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन, इसका टॉर्क कितना होगा, F इंटू आर आई अल्फा। ये हमने क्या लिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर, तो 2/5 mr स्क्वायर अल्फा, F से F, और ये म्यू mg में डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2/5, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, 5/2 म्यू जी बाई आर। अब इसमें ए इक्वल टू आर अल्फा मत कर देना, क्योंकि ये स्लिप हो रहा है। ए इक्वल टू आर अल्फा इसमें पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है। एक्सटर्नल फोर्स हो तो ही प्योर रोलिंग के केस में ए इक्वल टू आर अल्फा होता है। अब हम ये हमने रोटेशनल मोशन देखा है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगाते हैं, क्योंकि ओमेगा इनिशियल जीरो था, जो भी है फिर बढ़ेगा ही, घटने की बात इसमें नहीं है, इसलिए प्लस लगाया। ये हो गया 5/2 म्यू जी बाई आर इंटू टी, ये 2 हो गया। और जब प्योर रोलिंग होगी, ड्यूरिंग प्योर रोलिंग, जब प्योर रोलिंग होगी तो b इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा। b और ओमेगा 1 और 2 से रखते हैं, तो b नॉट माइनस म्यू जी टी इक्वल्स टू आर ओमेगा, यानी 5/2
टू म्यू सी बाई आर इंटू आर। तो बी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू सी टी प्लस 5/2 म्यू सी टी। तो ये क्या आएगा 7/2 म्यू सी टी बी नॉट। तो टाइम कितना आ जाएगा 2 बी नॉट अपान 7 म्यू सी। चलो टाइम आ गया, टाइम आ गया। तो अब 1 का यूज़ करो बी को निकालने में, बी नॉट माइनस म्यू सी 2 बी नॉट अपान 7 म्यू सी। टू का यूज़ करो, ये आपका ओमेगा आ गया। तो इस तरीके से ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम लोग प्योर रोलिंग की कंडीशन लगा के सॉल्व करते हैं। बी, इसमें तीनों बातें पूछ ली जाती हैं कभी कभी। तो मान लो पैराग्राफ आ गया ये एडवांस में, तो बी भी पूछ लेगा, ओमेगा भी पूछ लेगा और टाइम टी भी पूछ लेगा। अब इसको करने का एक आसान मेथड भी मैं बता देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट कांटेक्ट के अबाउट। एन और एम जी और फ्रिक्शन तीनों कांटेक्ट पॉइंट्स। तो एल इनिशियल इक्वल्स टू एल फाइनल अबाउट कांटेक्ट पॉइंट, अबाउट कांटेक्ट पॉइंट जो कि पी है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से तीनों फोर्स पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट के अबाउट कांस्टेंट होगा। यहाँ देखोगे नहीं होगा क्योंकि इसका फ्रिक्शन टॉर्क मिलेगा। किसी भी पॉइंट में आप देखोगे स्पेस में और नहीं मिलेगा टॉर्क 0, इसी के अबाउट मिल रहा है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम देखो केवल ट्रांसलेशन से है, और यहाँ पे खड़े हो जाओ तो ये सेंटर ऑफ मास बी नॉट कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। इसको चलो मैं प्लस लिख देता हूँ, एम बी नॉट आर, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्टेंस क्या होगी आर। अब जब प्योर रोलिंग हो गई तो इसमें ट्रांसलेशन वाला तो अभी भी क्लॉकवाइज, और ये ओमेगा भी कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो प्लस कर दो आई सी एम ओमेगा। ठीक है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, चलो इसमें एम एम, तो बी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी प्लस 2/5, और बी इक्वल टू क्या है आर ओमेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बी, तो फिर ये क्या आ जाएगा 7/, तो बी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली क्या आ जाएगी 5b0/7, और बी इक्वल टू आर ओमेगा। तो इस तरीके से हम पुट करके निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग और एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ये हमने डिस्क लिया है, मास m, आर, रेडियस r, मास। अब इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी और सफिशिएंट फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन का म्यू है,
और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट देके छोड़ दिया है। तो हमें फिर से वही बताना है कि प्योर रोलिंग में बी क्या होगा, ओमेगा क्या होगा और टाइम टी कितना लगेगा। देखिए कोई एक हम बीच का, इसमें अपने को बी निकालना है, टी निकालना है और ओमेगा निकालना है प्योर रोलिंग में। ठीक है, प्योर रोलिंग तक के लिए ये बातें करनी है और टी इक्वल टू 0 से ऐसा रखा है। हम इसमें बीच की कोई कंडीशन लेते हैं तो देखो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इस पे ऑब्वियस है कि पीछे की तरफ ऐसे स्लिप कर रहा होगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे। तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, तो ये वाला फ्रिक्शन क्या करेगा, लीनियर वेलोसिटी बढ़ाएगा जो कि इनिशियली 0 है। और ओमेगा तो आपका देखिए, ओमेगा आपका ऐसे दिया हुआ है क्लॉकवाइज, इसको मैं ओमेगा डैश लिख देता हूँ। और ये फ्रिक्शन टॉर्क कैसा देगा, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये फ्रिक्शन दो काम करेगा, एक तो ये लीनियर वेलोसिटी बढ़ाएगा और एंगुलर वेलोसिटी को घटाएगा। और फाइनली जब b इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा तो वो आपका प्योर रोलिंग की कंडीशन बन जाएगी। चलिए इसमें भी देखिए दो तरीके हैं करने के। वो क्या है कि एक तो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बना के और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से काफ़ी आसान पड़ जाता है। देखिए चलो एफ इक्वल टू, तो देखो वही होगा म्यू एम जी इक्वल टू एम ए करते हैं, एम से एम कट गया तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू जी। और आगे की तरफ हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही लगाते हैं और कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट। इनिशियली देखिए केवल रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम है और वो क्लॉकवाइज, तो इसको मैं चलो प्लस ही कर देता हूँ, आई ओमेगा। आई क्या होगा, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब इसमें देखिए दोनों है, ट्रांसलेशन और रोटेशन। इसको मैंने प्लस माना था तो प्लस ही रहने देते हैं। और ये कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास को कैसे घुमाएगा, ये नॉर्मल डिस्टेंस आर, यहाँ पे खड़े हो जाओ, ये वेलोसिटी दी तो कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो ये भी प्लस हो जाएगा एम बी आर। तो अपने इसमें 2 से तो मल्टीप्लाई करते हैं और m हटा देते हैं, तो आर स्क्वायर ओमेगा नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा प्लस 2b इंटू आर। आर भी एक हटा दो तो आर ओमेगा नॉट इक्वल टू आर ओमेगा प्लस 2b। आर ओमेगा जब प्योर रोलिंग आएगी यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर, तो ये तो तय है कि b इक्वल टू क्या होना है, आर ओमेगा। यानी कि आर ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे b रखेंगे 3b, यानी b इक्वल टू आ जाएगा 1/3 आर ओमेगा नॉट। जब ये आ गया, ओमेगा इक्वल टू क्या आएगा आपका, b बाई आर, यानी b इक्वल टू आर ओमेगा, यानी कि ये आ जाएगा ओमेगा नॉट बाई 3। ये डायरेक्टली हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात आती है टाइम की। चाहे तो लीनियर मोशन ले लो, चाहे एंगुलर, दोनों से ही आएगा। इसमें बीच में प्लस इसलिए लगाया मैंने, b इक्वल टू यू प्लस ए टी लेने के दौरान, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 से बढ़ के b हुई है, तो बढ़ा रहा है फ्रिक्शन। इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन है। इनिशियल वेलोसिटी 0 और a क्या है, और b फाइनल b की वैल्यू क्या है, आर ओमेगा नॉट बाई 3, ये हो जाएगा म्यू सी। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओमेगा नॉट अपॉन 3 म्यू जी। ये टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्योर रोलिंग में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अब मान लो हमने पहला क्वेश्चन किया था जिसमें केवल ट्रांसलेशन दिया इनिशियली, हमने ये क्वेश्चन किया जिसमें केवल रोटेशनल दिया।
अगर हम अब रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों दें फिर प्योर रोलिंग की बात करें तब एक क्वेश्चन ऐसा भी करते हैं। देखिए इसमें भी अपने को बी निकालना है, ओमेगा निकालना है और टी निकालना है प्योर रोलिंग तक के लिए, प्योर रोलिंग तक के लिए। अब इसमें ध्यान से देखो, पहला केस देखो, पहला केस देखोगे तो इसमें दो वेलोसिटी हैं, एक ये और एक ये। अब ये जो कांटेक्ट पॉइंट है इस पर बी नॉट भी आगे और आर ओमेगा नॉट भी आगे, तो गारंटी के साथ इसमें फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी वो अपने को मालूम है, म्यू एम जी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। तो एम से एम कट गया तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू जी। ये आपका बैक डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू कांटेक्ट पॉइंट लगा लेते हैं इसके और इसके बीच में। जब ये प्योर रोलिंग में आएगा तो ओमेगा आपका ऐसे क्लॉकवाइज हो जाएगा और बी इक्वल टू आर ओमेगा होगा गारंटी के साथ। तो हम, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट करते हैं ये काम, कांटेक्ट पॉइंट, ये हम कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट करते हैं ये काम। अब देखिए कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट इनिशियली आप देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम, तो इसमें हम माइनस ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज वाले को, क्लॉकवाइज वाले को प्लस, दोनों है रोटेशन और ट्रांसलेशन। और एंटी क्लॉकवाइज वाले को हम क्या लिखेंगे, माइनस, और रोटेशन का क्या होता है, आई सी एम ओमेगा, यानी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हॉलो स्फीयर का कितना होता है, 2/3 mr², यानी कि -2/3 mr² और ओमेगा नॉट प्लस, यहाँ पे खड़े होके देखो ये बी नॉट कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो इसको हमने प्लस ले लिया। आगे देखो फिर यहाँ पे खड़े होके देखोगे, अब ओमेगा की वजह से भी क्लॉकवाइज और बी की वजह से भी ऐसे सेंटर क्लॉकवाइज घूमेगा कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट, तो फिर प्लस कर देते हैं। अब देखिए एक एम और एक आर, एक एम और एक आर सबसे उड़ा देते हैं, तो ये क्या बचेगा, -2/3 आर ओमेगा नॉट प्लस बी नॉट इक्वल टू 2/3 आर ओमेगा प्लस बी। हमें बाय डिफॉल्ट बी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा नॉट, ये देखो कंडीशन पहले भी दे रखी है। इस कंडीशन को देने के पीछे ये है लॉजिक कि थोड़ा सा आसान हो जाए आगे की कैलकुलेशन। तो ये -2/3 प्लस 1 और बी नॉट इक्वल टू, इसकी जगह पे भी
बी रखेंगे तो बी बाहर ले लो, 2/3 + 1। इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, b0/3, और ये क्या आएगा 5/3b। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, b0/5, और ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, b/r, b/r प्योर रोलिंग में, यानी क्या आ जाएगा b0/, b इक्वल टू r ओमेगा होता है, b निकाल लिया हमने, ये आ जाएगा। अब बात आती है टाइम निकालने की। फ्रिक्शन आपका इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है, तो हम इक्वेशन इसमें क्या लगाएंगे, b इक्वल टू u माइनस at। ये फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई है, b0/5, और इनिशियल कितनी थी b0, और ये कितना है μg, तो μg इंटू टी इक्वल टू b0 माइनस b0/5, क्या हो गया 4b0/5, यानी t इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4b0/5 μg, ये आपका टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आपके प्योर रोलिंग के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें इनिशियली प्योर रोलिंग नहीं थी, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन था, बाद में प्योर रोलिंग हो गई। खास बात इसमें यह है कि एक्सटर्नल फोर्स ऐसा लग नहीं रहा जो मोशन को डिस्टर्ब करे। तो जब भी प्योर रोलिंग होगी तो प्योर रोलिंग होने के बाद इसमें फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है, जब भी प्योर रोलिंग निकलेगी, प्योर रोलिंग हट जाएगी, प्योर रोलिंग आ जाएगी, मतलब स्लिपिंग निकलेगी, प्योर रोलिंग आएगी, तो उसके बाद कांटेक्ट पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं होगी, क्योंकि b इक्वल टू r ओमेगा हो गया। कांटेक्ट पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 0। कांटेक्ट पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन 0। इंपॉर्टेंट क्या हुआ, फ्रिक्शन 0 कब, जब b इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा। इसके बाद फ्रिक्शन का बर्डन 0, मतलब जब b इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा तो, लेकिन इससे पहले फ्रिक्शन का बर्डन होगा। तो वो फ्रिक्शन का बर्डन आप कैसे निकाल लेंगे कि फाइनल माइनस के इनिशियल करके, अगर ये पूछा जाए बिफोर रोलिंग। चलिए, हम लोगों ने इसमें रोटेशनल मोशन में 5 लेक्चर्स में थियरी प्लस क्वेश्चंस जो मुझे कराने होते हैं, जब हम लोग आमने सामने पढ़ते हैं तो मैं जो क्वेश्चंस मैं कराता हूं क्लास में अपने से, वो मैंने सारे करा दिए हैं लगभग। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है तुम लोगों को समझ में आ जाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो बताइएगा, उसको हम लोग जो है बाद में डिस्कस करेंगे। और अब नेक्स्ट लेक्चर्स में 1 या 2 लेक्चर में, 2 लेक्चर एटलीस्ट, जिसमें हम लोग रोटेशनल मोशन की HCB के क्वेश्चंस लगाएंगे। HCB के क्वेश्चंस मैंने लास्ट में इसलिए छोड़े थे इस बार, क्योंकि अगर मैं खाली पहले थियरी का एक्सप्लेन कर देता फिर क्वेश्चन पे आता तो रोटेशनल मोशन आप समझ नहीं पाते। मैंने अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में इंक्लूड करने की कोशिश की, जिससे कि मैक्सिमम कंसेप्ट आपके क्लियर साथ में हो जाएं। अब हम HCB के क्वेश्चंस के थ्रू फिर से एक बार उसको रिकैप कर लेंगे तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, एंजॉय द लर्निंग।